बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं स्काईलाइट स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे भूमि संसाधन के बारे में। और इस पूरे पाठ को पढ़ने के क्रम में हम लोग लगे हाथ बीच बीच में जो भी सवाल जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर हम लोग चर्चा भी करते चलेंगे, ताकि बातों बातों में हम सबको सारे प्रश्नों का उत्तर याद भी हो जाए और चैप्टर ख़त्म होने के बाद अगर कोई सवाल हमारे जहन में बच जाए तो उसको हम दोबारा रिपीट करके देख भी सकें। देखिए, बातों बातों में हम लोग को बहुत कुछ सीख भी लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भूमि जो है एक ऐसा संसाधन है, ये मिट्टी, ये मृदा, ये भूमि एक ऐसा संसाधन है कि हम जन्म लेने से लेकर के मरने तक पूरी ज़िंदगी अपना इसी पे काट देते हैं। यानी हम जन्म भी इसी धरती पर लेते हैं, इसी मिट्टी पर लेते हैं। हमारे सारे क्रियाकलाप अपने जीवन के सारे कार्य हम इसी धरती पर करते हैं और मरते भी हैं तो इसी धरती पर। यानी कि इस धरती के अंदर ही हम समा जाते हैं, इस धरती के ऊपर ही हमारा दाह संस्कार हो जाता है। मतलब हम किसी न किसी रूप में मिट्टी में ही मिल जाते हैं। कहने का मतलब कि जन्म भी लिया तो इसी धरती पर, इसी मिट्टी में, और मरना भी है तो इसी धरती पर, इसी मिट्टी में। तो ये मिट्टी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब देखिए, बात है कि आखिर ये मिट्टी सिर्फ यही इसका एक काम है या फिर और भी कोई काम है। तो देखिए, मृदा संसाधन जो है, कहा जाता है कि एक मानव के पूरे जीवन का 95% से भी ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा करता है मृदा, यानी कि मिट्टी। तो आप समझ सकते हैं कि 95% काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। तो 95% अगर ज़रूरतें हमारी मिट्टी से पूरी हो रही हैं तो एक बड़ा अमाउंट हो गया, यानी कि बहुत बड़ी ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मिट्टी से पूरी हो रही है। तो मृदा संसाधन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ हो गई, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो गया। मुख्य रूप से मिट्टी जो हमारी इस धरती पर, मिट्टी का जो स्वरूप है वो 3 है। यानी कि मैदानी, कुछ हिस्से हो गए जो मैदानी क्षेत्र हैं, कुछ हिस्से हो गए जो पठारी क्षेत्र हैं, कुछ हिस्से हो गए जो कि पर्वतीय क्षेत्र हैं। ये 3 हिस्सा खासतौर से माना जाता है, जाना जाता है। तो भारत में जो कुल भूमि है, उस कुल भूमि के 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र है। फिर भारत के कुल भूमि के 30% भाग पर पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और भारत के 27 यानी 27% भाग पर पठार हैं। तो अगर हम इस 43 को, इस 27 को और इस 30 को अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा पूरा 100% आ जाता है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इन तीनों का योगदान है। अब कैसे? खुद देखिए कि अगर ये मैदानी क्षेत्र ना होते तो सोच सकते हैं आप कि मैदानी क्षेत्र ना होने की वजह से हमारे यहाँ खेती कहाँ होती, खेती नहीं होती तो अनाज कहाँ से उगते, या फिर जो हमारे यहाँ परिवहन, संचार आदि हो पाते हैं, गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ जा पाती हैं, ये कैसे हो पाते हैं। या फिर आप खुद सोचिए कि ये हमारे जो घर मकान बने हुए हैं, जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जो रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, जो एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, सब कहाँ बनते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मैदानी क्षेत्र। तो ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्र महत्वपूर्ण है तो पर्वतीय महत्वपूर्ण नहीं है, पर्वतीय भी महत्वपूर्ण है। वो कैसे? पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जितनी भी नदियां हमारे यहाँ बहती हैं, उन नदियों को पानी जो प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है वो कहीं ना कहीं नदियों की होती है। जैसे आप गंगा को ही देख लीजिए, गंगा नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है और उस पर्वत श्रृंखला में जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वहाँ पर जमे हुए बर्फ़ के पिघलने से जो पानी बनता है, वही पानी फिर गंगा नदी में आकर के मिल जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर ये मैदानी क्षेत्र अगर कृषि के मामले में महत्वपूर्ण है, तो ये पहाड़ी क्षेत्र जो है वो नदियों को पानी देने के लिए प्रसिद्ध है और नदियों को पानी देने के रूप में महत्वपूर्ण है। अब पठारी क्षेत्र की बात करें हम, तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, जितने प्रकार के खनिज हैं, जितने प्रकार के धातु हैं, जितने प्रकार के हमारे यहाँ अयस्क निकलते हैं, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं किसी न किसी पठारी इलाके से ही निकलता है। तो ये पठारी क्षेत्र जो है वो रत्नगर्भा है। रत्नगर्भा का मतलब खनिजों के मामले में ये बहुत धनी है। यहाँ पर खनिजों का भंडार है और इस खनिजों के भंडार के होने की वजह से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल पाती है। मान लीजिए कि अगर कोयला हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ लोहा नहीं होता, हमारे यहाँ इसके अलावा एल्युमिनियम हमारे यहाँ नहीं होता, तो इन सारी चीज़ों के ना होने की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुँच सकता था। तो इसलिए पठारी क्षेत्र का भी अपना अलग महत्व है। आगे फिर हमें देखना है कि ये मृदा यानी कि मिट्टी जो बनने की प्रक्रिया होती है, ये बहुत धीमी होती है। मिट्टी भले ही अगर बारिश होती है या हवा तेज चलती है तो मिट्टी को कटने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी मिट्टी कट जाती है, लेकिन इसी 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस मिट्टी को काटना, जिस मिट्टी को बहाना
हवा के लिए, पानी के लिए बड़ा आसान होता है, वही मिट्टी को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। बहुत धीमी प्रक्रिया है ये। चट्टानों के टूटने फूटने से लेकर के मिट्टी के छोटे कण का रूप लेने तक में ये लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो मिट्टी के बनने में कुछ महत्वपूर्ण कारक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्चावच या धराकृति, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय, ये सारे तत्व मिट्टी के बनने में अपना अपना रोल, अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो मिट्टी के बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन इसके कटने में समय नहीं लगता, इसके अपरदित होने में, इसके अपर्दन के होने में समय नहीं लगता। इसलिए हमको इसे बचाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आगे हमें फिर देखना है कि हमारे देश भारत में रंग के आधार पर, बनावट के आधार पर, मिट्टी के कणों के आधार पर इस देश में पाई जाने वाली मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। हमारे देश में पाई जाने वाली मिट्टी को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है जलोढ़ मृदा, फिर है काली मृदा यानी कि काली मिट्टी, फिर है लाल या पीली मृदा, फिर है लैटेराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा और छठा है पर्वतीय मृदा। ये 6 भाग बनाए गए हैं हमारे देश में पाई जाने वाली मिट्टी के। हम इनके बारे में संक्षेप में बारी बारी से जान लेते हैं कि किस किस मिट्टी के बारे में क्या क्या खास चीज़ें हमको पढ़नी है और याद करनी है। तो सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इसके नाम में ही देखिए तो आप जल शब्द छुपा हुआ है। तो जलोढ़ मृदा का मतलब एक ऐसी मृदा जिसको पानी अपने साथ बहा कर लाता हो। नदियाँ, नहर या फिर बारिश का ही पानी क्यों ना हो, ये पानी अगर किसी मिट्टी को काट करके अपने साथ बहा करके ला रहा है तो इस मिट्टी को हम कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी जो हमारे देश में है 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर में इस मिट्टी का विस्तार है। अब ये जलोढ़ मिट्टी जो है उपज क्षमता के अनुसार बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सबसे अच्छी खेती अगर हो पाती है तो इसी मिट्टी में हो पाती है। तो जलोढ़ मृदा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कृषि के लिहाज से भी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला क्वेश्चन याद करने लायक कि हमारे देश के कितने भूभाग पर, कितनी ज़मीन पर ये जलोढ़ मृदा फैली हुई है। तो जलोढ़ मृदा हमारे देश में 6.4 यानी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। अब यहाँ पे एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जलोढ़ मृदा जो है उसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। उसके उम्र के हिसाब से वो कितने समय पहले बना, उसके बनने के बाद कितना समय गुजर चुका है, उसके हिसाब से जलोढ़ मृदा को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला है खादर और दूसरा है बांगर। ये खादर और बांगर। अब ये खादर क्या है तो इसकी परिभाषा क्या होगी? एक लाइन की परिभाषा होगी कि नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। और बांगर की परिभाषा क्या होगी? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। देखिए दोनों में फर्क क्या है। खादर जो मिट्टी होती है उसके कण महीन होते हैं, बारीक होते हैं, जबकि जो बांगर मिट्टी होती है उसके कण थोड़े मोटे होते हैं। उसमें कंकड़, पत्थर, बजरी यानी ये सब मोटे कणों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। ये दोनों में खास तौर से फ़र्क हो गया। तो मृदा संसाधन के इस चैप्टर में या भूमि संसाधन के इस चैप्टर में कहीं कहीं पर कुछ कुछ खास चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं। और वैसे ही एक हाईलाइटेड चीज़ ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि उत्तर बिहार में जो बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी का मैदान है उसको दियारा भूमि कहते हैं। और ये दियारा भूमि जो है वो मकई की खेती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अक्सर इस दियारा भूमि के लिए झगड़े भी होते रहते हैं, लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। इस झगड़ा के होने के पीछे कारण यही है कि उस मिट्टी में उपज क्षमता काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उपजाऊ है, इसीलिए उस मिट्टी को लेकर के, उस भूमि को लेकर के अक्सर जो है झगड़े होते रहते हैं, अक्सर लोगों की जान तक चली जाती है। तो याद रखिएगा कि उत्तर बिहार के बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को दियारा भूमि भी कहते हैं। तो इसके बाद दूसरा नंबर आता है काली मिट्टी का। काली मिट्टी का क्षेत्र भी हमारे यहाँ वही सेम है जितना जलोढ़ मिट्टी का था, यानी कि 6.4 करोड़ हेक्टेयर। इतनी ही ज़मीन पर हमारे यहाँ काली मिट्टी का भी विस्तार है। देखिए काली मिट्टी का नाम कुछ कुछ महत्व की वजह से और भी लिया जाता है। जैसे कि काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। अगर सवाल आपसे ये किया जाए कि किस मिट्टी को कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा माना जाता है, तो आंसर होगा काली मिट्टी। तो इसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है कि काली मिट्टी में जो होता है नमी धारण करने की, यानी कि पानी को अपने अंदर जमा करके रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस मिट्टी में अगर सिंचाई कम भी की जाए तो पौधे जल्दी मरते नहीं, बल्कि इस मिट्टी के कणों में जो जल जमा होता है, पानी जमा होता है, उसकी मदद से पौधों को जल मिलता रहता है सिंचाई के ना होने के स्थिति में भी। तो इसलिए कपास की खेती के लिए इस मिट्टी को सबसे अच्छा माना गया है। काली मिट्टी को कपास के लिए सबसे अच्छा माने जाने की वजह से ही इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं या फिर रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ये 3 नाम इसके हैं, चाहे काली कपासी मिट्टी कहें, चाहे रेगुड़ मिट्टी कहें, चाहे हम रेगुड़ मिट्टी कहें, ये तीनों इसी का नाम है। इसके बाद
लाल या पीली मृदा नंबर 3 पे आता है। तो इस मृदा का सबसे खास बात यह है कि ये मिट्टी वैसे क्षेत्रों में इसका डेवलपमेंट हुआ है, वैसे क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास हुआ है जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और या तो जो पहाड़ी इलाका है या फिर जो पठारी इलाका है वहाँ पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। हमारे देश में इस तरह की मिट्टी का कुल विस्तार है 7.2 करोड़ हेक्टेयर। जी हाँ, 7.2 करोड़ हेक्टेयर। लाल या पीली मिट्टी, अगर सवाल ये किया जाए कि लाल या पीली मिट्टी हमारे देश के कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो आंसर होगा 7.2 करोड़ हेक्टेयर। याद रखिएगा, लाल या पीली मिट्टी जो होती है उसमें जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के मुकाबले उपज क्षमता कम होती है, लेकिन हाँ, उर्वरक का इस्तेमाल करके अगर हम चाहें तो इसमें भी खेती कर सकते हैं, कुछ कुछ फसलों को उगा सकते हैं। तो लाल या पीली मिट्टी में चावल, ज्वार बाजरा, तंबाकू, मूंगफली, मक्का, तिलहन आदि फसलों की खेती की जाती है। इसके बाद लैटेराइट मृदा 4 नंबर पे। तो लैटेराइट मृदा में जो लैटर शब्द छुपा हुआ है, असल में ये लैटर शब्द से ही लैटेराइट मृदा बना भी है। यानी लैटेराइट शब्द कहाँ से आया? लैटर शब्द से आया। और इस मृदा की खास बात क्या है कि हमारे देश में इसका एरिया काफ़ी कम है, 1.3 करोड़ हेक्टेयर पर। इस मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में रासायनिक खाद, उर्वरकों आदि का इस्तेमाल करके और खेती की जा सकती है। देखिए, इस मिट्टी में कई तरह की खास खास फसलें उगाई जाती हैं। हालांकि डायरेक्ट अगर चाहे कि आदमी उसमें डायरेक्ट कोई फसल लगा दे बिना खाद का इस्तेमाल करके, बिना उर्वरक का इस्तेमाल करके, तो ये संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, खाद का इस्तेमाल करके उसमें खेती की जा सकती है। इस मिट्टी में कॉफ़ी और काजू खास तौर से उगाए जाते हैं। वैसे आपको याद भी रखना होगा कि काजू की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई सूटेबल माना जाता है तो वह लैटेराइट मिट्टी ही है। इसके बाद 5वीं जो मृदा है, मरुस्थलीय मृदा। ये मुख्य रूप से हमारे यहाँ गुजरात के इलाके में, गुजरात के कच्छ के इलाके में, इसके अलावा राजस्थान में थार मरुस्थल के क्षेत्र में बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो मरुस्थलीय मृदा में उपज क्षमता काफ़ी कम होती है और इसमें बालू की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और बालू की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसमें किसी खास फसल का उगा पाना या खेती कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो हमारे देश का जो राजस्थान राज्य है, सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार आपको वहीं मिलेगा। इसके बाद 6ठा है पर्वतीय मृदा। तो नाम से ही जाहिर है कि इस तरह की मिट्टी अक्सर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, पर्वतों में पाई जाती है। पर्वतीय इलाकों में पाए जाने की वजह से अक्सर इस मिट्टी में ह्यूमस बहुत कम होता है, इसकी उपज क्षमता बहुत कम होती है। लेकिन हाँ, उर्वरक का इस्तेमाल करके इस मिट्टी में भी खेती करना संभव है। तो आज बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, पहाड़ी इलाके, जहाँ पर उर्वरक का, खाद का इस्तेमाल करके वहाँ पर खेतियाँ की जा रही हैं। तो इन सभी प्रकार के मृदाओं का, इन सभी प्रकार की मिट्टी का जो हमारे यहाँ विस्तार है, क्षेत्र है, अपने स्क्रीन पर यहाँ मैप में देख सकते हैं। ये मैप जो आप देख रहे हैं, इस मैप में हमारे देश भारत के अंदर जितने भी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वो किस किस इलाके में पाई जाती है और किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, उसका एरिया कितना है, ये सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट किया गया है।